नमस्ते बच्चों, मेरा नाम लखिया आहूजा है। मैं आपको कक्षा 11 के समाजशास्त्र का अध्यापन करवा रही हूँ। बच्चों, कक्षा 11 के समाजशास्त्र में हम अपनी द्वितीय पुस्तक समाज का बोध का अध्ययन कर रहे हैं। हम इस पुस्तक के अपने तृतीय अध्याय को पढ़ रहे हैं। हमारे तीसरे अध्याय का नाम है पर्यावरण और समाज। हम इस अध्याय के 6 भाग पूर्ण कर चुके हैं। आज हम इस अध्याय के 7वें भाग को पढ़ने जा रहे हैं। इस 7वें भाग में हम अभ्यास प्रश्नों का जो दूसरा हिस्सा है उसे हल करेंगे। पहला प्रश्न है, पारिस्थितिकी से आपका क्या अभिप्राय है? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो इसे आप अपने तरीके से अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ कुछ सामान्य रूप से जो हमने अध्ययन किया है अध्याय में उसके अनुसार आपको बता रही हूँ। पारिस्थितिकी शब्द से अभिप्राय एक ऐसे जाल से है जहाँ भौतिक और जैविक व्यवस्थाएं तथा प्रक्रियाएं घटित होती हैं। पारिस्थितिकी जो शब्द है उसका आशय एक ऐसे जाल से है जहाँ पर कि भौतिक और जैविक व्यवस्थाएं और सभी प्रक्रियाएं जो कि भौतिक हैं, जैविक हैं, वे घटित होती हैं। समाजशास्त्रीय दृष्टि से पारिस्थितिकी समुदायों तथा पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन है। तो समाजशास्त्रीय दृष्टि से हम बात करें तो पारिस्थितिकी क्या है? समुदायों और पर्यावरण के मध्य जो आपसी संबंध हैं उन संबंधों का ही अध्ययन है। पर्यावरण से अनुकूलन को ही पारिस्थितिकी कहते हैं। तो कैसे पर्यावरण से लोग अनुकूलन करते हैं या विभिन्न प्राणी ये अनुकूलन कैसे करते हैं, इसे ही पारिस्थितिकी कहा जाता है। मनुष्य, पर्वत, नदियाँ, मैदान तथा सागर और जीव जंतु आदि सब इसके अंग है। और उस पारिस्थितिकी के अंतर्गत मनुष्य, पर्वत, नदियाँ, मैदान, सागर, जीव जंतु सभी शामिल होते हैं। पारिस्थितिकी कारक इस बात का निर्धारण करते हैं कि किसी स्थान विशेष पर लोग कैसे रहते हैं। ये पारिस्थितिकी कारक ही इस बात का निर्धारण करते हैं कि कोई स्थान विशेष जो है उस पर लोग किस प्रकार से रहते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, पारिस्थितिकी सिर्फ प्राकृतिक शक्तियों तक ही सीमित क्यों नहीं है? तो पारिस्थितिकी की सीमितता सिर्फ प्राकृतिक शक्तियों तक क्यों नहीं है? उत्तर है, पारिस्थितिकी एक वृहद व्यवस्था है। मानव समूह, पर्वत, नदियाँ, पेड़ पौधे, मैदान तथा सागर, जीव जंतु सभी पारिस्थितिकी के अंग हैं। आधुनिक समय में मनुष्य की क्रियाओं द्वारा पारिस्थितिकी में परिवर्तन आया है। तो बिल्कुल यह एक बहुत ही बड़ी व्यवस्था है और मानव हुआ, पर्वत, नदियाँ, पहाड़ या मैदान या फिर समुद्र या पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी इस पारिस्थितिकी का हिस्सा है। इसके अलावा आधुनिक समय में मनुष्य की जो क्रियाएं रही हैं उनका पारिस्थितिकी पर बड़ा प्रभाव पड़ा है और उसमें परिवर्तन आया है। उदाहरण के लिए नदियों के ऊपरी क्षेत्र में जंगलों की अंधाधुंध कटाई नदियों में बाढ़ की स्थिति को बढ़ा देती है। तो बिल्कुल कि नदियों का जो ऊपरी क्षेत्र है वहाँ पर जंगलों को तीव्रता से काटा जा रहा है और इसके कारण नदियों में जो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना है वह काफ़ी बढ़ जाती है। विश्वव्यापी तापमान में वृद्धि के कारण जलवायु में परिवर्तन आ रहा है। कृषि भूमि में जहाँ मिट्टी तथा पानी के बचाव के कार्य चल रहे हों, खेती और पालतू पशु, कृत्रिम खाद तथा कीटनाशक का प्रयोग, यह सब स्पष्ट रूप से मनुष्य द्वारा प्रकृति में किया गया परिवर्तन है। इससे स्पष्ट होता है कि पारिस्थितिकी सिर्फ प्राकृतिक शक्तियों तक ही सीमित नहीं है। तो विश्वव्यापी तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है और इस वृद्धि के कारण जलवायु में बहुत परिवर्तन आ रहा है, बहुत ही उतार चढ़ाव और अनियमितता देखी जा रही है। और कृषि भूमि में जहाँ पानी के और मिट्टी के बचाव कार्य चल रहे होते हैं, खेती, पालतू पशु, कृत्रिम जानवर, कीटनाशक, इन सभी का जो प्रयोग होता है कृषि भूमि पर, वहाँ पर स्पष्ट रूप से प्रकृति में मनुष्य की जो अंतःक्रिया है या उसके जो क्रियाकलाप हैं उनका प्रभाव देखने को मिलता है। तो यह स्पष्ट है कि पारिस्थितिकी सिर्फ प्राकृतिक शक्तियों तक सीमित नहीं है। अन्य जो जीव है, खासकर मनुष्य जो है, उसका एक बड़ा प्रभाव पारिस्थितिकी पर पड़ता है।
प्रश्न संख्या 3 है, उस दोहरी प्रक्रिया का वर्णन करें जिसके कारण सामाजिक पर्यावरण का उद्भव होता है। तो वह दोहरी प्रक्रिया कौन सी है जिसके कारण सामाजिक पर्यावरण उत्पन्न होता है। उत्तर है सामाजिक पर्यावरण का उद्भव पहला जैव भौतिक पारिस्थितिकी तथा दूसरा मनुष्य के हस्तक्षेप की अंतःक्रिया की दोहरी प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो यह दोहरी प्रक्रिया कौन सी है? एक है जैव भौतिक पारिस्थितिकी और दूसरी है मनुष्य का हस्तक्षेप। इन दोनों की अंतःक्रिया जब होती है उसी दोहरी क्रिया के द्वारा सामाजिक पर्यावरण निर्मित होता है। अर्थात जिस प्रकार से प्रकृति समाज को आकार देती है उसी प्रकार से समाज भी प्रकृति को आकार देता है। जैसे पहली बात जैव भौतिक पारिस्थितिकी के कारण पर्यावरण का उद्भव। तो पहले हम बात करेंगे कि जैव भौतिक पारिस्थितिकी से किस प्रकार पर्यावरण का उद्भव होता है। जैव भौतिक पारिस्थितिकी अर्थात प्रकृति समाज को आकार देती है, यह सामाजिक पर्यावरण के उद्भव का कारण होती है। उदाहरण के लिए सिंधु गंगा के बाढ़ के मैदान की उपजाऊ भूमि गहन कृषि के लिए उपयुक्त है। की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं कि जो सिंधु गंगा के बाढ़ के मैदान है वहाँ की भूमि बहुत ही उपजाऊ है और यह गहन कृषि के लिए काफ़ी उपयुक्त है। इसकी उच्च उत्पादक क्षमता के कारण यह घनी आबादी का क्षेत्र बन जाता है तथा अतिरिक्त उत्पादन और गैर कृषि क्रियाकलाप आगे चलकर जटिल समाज तथा राज्य को जन्म देते हैं। क्योंकि ये जो मैदान है इसमें उच्च उत्पादकता है तो इस उच्च उत्पादन क्षमता के कारण यह एक घनी आबादी का क्षेत्र बन जाता है और अतिरिक्त उत्पादन के साथ ही जो गैर कृषि क्रियाकलाप वहाँ पर चल रहे हैं उनके फलस्वरूप आगे चल के समाज और राज्य उत्पन्न होते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि पारिस्थितिकी मनुष्य के जीवन तथा उसकी संस्कृति को आकार देती है। तो यहाँ से बिल्कुल स्पष्ट है पारिस्थितिकी द्वारा मनुष्य के जीवन को उसकी संस्कृति को एक आकार प्रदान किया जाता है। दूसरा है मनुष्य के हस्तक्षेप की अंतःक्रिया द्वारा सामाजिक पर्यावरण का उद्भव। तो मनुष्य का हस्तक्षेप जो है उसकी अंतःक्रिया जब होती है पारिस्थितिकी से तो भी सामाजिक पर्यावरण का उद्भव होता है। सामाजिक संगठन के द्वारा पर्यावरण तथा समाज की अंतःक्रिया को आकार प्रदान किया जाता है। तो सामाजिक संगठन भी एक महत्वपूर्ण कारक है यहाँ पर पर्यावरण और समाज की अंतःक्रिया को एक आकार प्रदान करने हेतु। उदाहरण के लिए पूंजीवादी सामाजिक संगठनों ने विश्व भर की प्रकृति को आकार दिया है। निजी परिवहन पूंजीवादी वस्तु का एक ऐसा उदाहरण है। इससे स्पष्ट होता है कि बढ़ता हुआ मानवीय हस्तक्षेप सामाजिक पर्यावरण को पूरी तरह बदलने में सक्षम है। तो हम जानते ही हैं कि पूंजीवादी सामाजिक संगठनों की जिस प्रकार की कार्यप्रणाली है उसने विश्व भर में प्रकृति को एक आकार दिया है और एक बड़ा परिवर्तन लाया है। निजी परिवहन जो है यह पूंजीवादी जो कार्यप्रणाली है उसका एक बड़ा उदाहरण है और निजी परिवहन के साधनों का प्राकृतिक कारकों पर या पारिस्थितिकी पर एक बड़ा प्रभाव पड़ा है। अतः हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि मानवीय हस्तक्षेप के कारण जो सामाजिक पर्यावरण है वो पूरी तरीके से बदल सकता है। प्रश्न संख्या 4 है सामाजिक संस्थाएं कैसे तथा किस प्रकार से पर्यावरण तथा समाज के आपसी रिश्तों को आकार देती हैं। तो सामाजिक संस्थाएं कैसे और किस प्रकार से पर्यावरण और समाज के जो आपसी रिश्ते हैं उन्हें एक आकार प्रदान करती हैं। उत्तर है सामाजिक संस्थाएं पर्यावरण के आपसी रिश्तों को निम्न प्रकार से आकार देती हैं। तो कैसे ये आकार देती हैं? तो पहला है सामाजिक संगठन। सामाजिक संगठन के द्वारा पर्यावरण तथा समाज की अंतःक्रिया को आकार प्रदान किया जाता है। यथा संपत्ति के संबंध यह निर्धारित करते हैं कि कैसे तथा किसके द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाए। तो बिल्कुल संपत्ति के संबंधों द्वारा यह निर्धारण होता है कि कैसे और किसके द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाएगा। उदाहरण के लिए यदि वनों पर सरकार का आधिपत्य है तो यह अधिकार भी उसे ही होगा कि वह यह निर्णय ले कि क्या वह इस पट्टे पर किसी लकड़ी का कारोबार कंपनी को देना चाहेगी
अथवा ग्रामीणों को जंगलों से प्राप्त होने वाले वन्य उत्पादों को संग्रहित करने का अधिकार देगी। तो निश्चित ही किसी भी संपत्ति पर जिसका अधिकार है वही इस चीज़ का निर्णय लेता है कि उस संपत्ति पर क्या क्रियाएं की जा सकती हैं। तो उदाहरण है कि यदि वनों पर सरकार का आधिपत्य है, सरकार का ही अधिकार यह होगा कि वह इस प्रकार के निर्णय ले पाए कि क्या उस विशेष स्थान पर जो पट्टा है उस पर किसी लकड़ी का कारोबार वो कंपनी को देना चाहेंगे, या फिर जो ग्रामीण लोग हैं उनको जंगल से प्राप्त होने वाले जो वन्य उत्पाद हैं उनको संग्रहित करने के लिए, उनको इकट्ठा करने के लिए उन ग्रामीणों को अधिकार प्रदान किए जाएंगे। तो यह निश्चित ही सरकार द्वारा ही निर्धारित किया जाएगा यदि संपत्ति का अधिकार यहाँ सरकार के पास है। भूमि तथा जल संसाधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व। इस बात का निर्धारण करेंगे कि क्या अन्य लोगों को इन संसाधनों के उपयोग का अधिकार होगा, और यदि हाँ तो किन नियमों और शर्तों के अंतर्गत। तो बिल्कुल भूमि पर और जल संसाधनों पर जो व्यक्तिगत स्वामित्व है वह भी इस बात का निर्धारण करता है कि क्या अन्य लोग इन संसाधनों का उपयोग कर पाएंगे, और यदि उपयोग कर पाएंगे तो क्या नियम और शर्तें इसके लिए लागू होंगी। संसाधनों पर नियंत्रण तथा स्वामित्व श्रम विभाजन और उत्पादन प्रक्रिया से संबंधित है। ग्रामीण भारत में स्त्रियां संसाधनों की कमी से ज़्यादा प्रभावित होती हैं क्योंकि ईंधन तथा पानी लाने का काम स्त्रियों का ही होता है, लेकिन फिर भी इन संसाधनों पर इनका कोई नियंत्रण नहीं होता है। तो वास्तव में संसाधनों पर नियंत्रण तथा स्वामित्व जो है वह श्रम विभाजन और उत्पादन प्रक्रिया से गहरे रूप से संबंध रखता है। यदि हम बात करते हैं ग्रामीण भारत की तो वहाँ पर स्त्रियाँ जो हैं वे संसाधनों की कमी से अधिक प्रभावित होती हैं, निश्चित ही, क्योंकि ईंधन को लाने का या फिर पानी घर में लाने का जो कार्य है वह स्त्रियों का ही होता है, और फिर भी इन संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से स्त्रियों का कोई अपना स्वामित्व या नियंत्रण नहीं होता है। दूसरा है सामाजिक मूल्य। पर्यावरण तथा समाज के संबंध उसके सामाजिक मूल्यों में भी प्रतिबिंबित होते हैं। इसके अंतर्गत पहला बिंदु देखेंगे, पूंजीवादी मूल्यों ने प्रकृति के उपयोगी वस्तु होने की विचारधारा को पोषित किया है। तो किसी भी समाज विशेष के जो सामाजिक मूल्य हैं वे भी पर्यावरण और समाज के जो संबंध है उसमें प्रतिबिंबित होते हैं। पूंजीवादी जो मूल्य हैं उन्होंने प्रकृति के उपयोगी वस्तु होने की जो विचारधारा है इसे काफ़ी आगे बढ़ाया है, जहाँ प्रकृति को एक वस्तु के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है जिसे लाभ के लिए खरीदा या बेचा जा सकता है। तो इस पूंजीवादी विचारधारा के अनुसार ही प्रकृति को एक वस्तु मान लिया गया है, एक ऐसी वस्तु जिसे लाभ के लिए खरीदा या बेचा जा सकता है। उदाहरण के लिए नदी के बहुविकल्पीय सांस्कृतिक अर्थों जैसे पारिस्थितिकीय, उपयोगितावादी, धार्मिक तथा सौंदर्यपरकता के महत्व को समाप्त कर इसे मात्र एक उद्यमकर्ता के लिए पानी को हानि या लाभ की दृष्टि से बेचने का कारोबार बना दिया है। तो एक उदाहरण है नदियों का कि जहाँ नदियों का एक बहुविकल्पीय सांस्कृतिक अर्थ हुआ करता था कि उनकी कुछ पारिस्थितिकीय महत्ता थी, कुछ उनकी उपयोगितावादी महत्ता थी, कुछ उनकी धार्मिक महत्ता थी, कुछ उनकी सौंदर्यपरकता संबंधी महत्ता थी। इस सभी महत्व को समाप्त करके पूंजीवादी जो दृष्टिकोण है वह उद्यमकर्ता की दृष्टि से इसे देखता है और पानी को सिर्फ हानि या लाभ की दृष्टि से बेचने का एक कारोबार मानता है। दूसरा है समानता तथा न्याय के समाजवादी मूल्यों ने कई देशों में बड़े बड़े जमींदारों से उनकी ज़मीनों को छीनकर उन्हें पुनः भूमिगत किसानों में बांट दिया है। तो यह भी एक उदाहरण है कि किस प्रकार सामाजिक मूल्य या समाजवादी मूल्य जो हैं वो प्रभावित करते हैं प्रकृति को। तो कुछ देशों की हम बात करें तो वहाँ पर समाजवादी मूल्यों के चलते जो बड़े बड़े जमींदारों की ज़मीन हुआ करती थी उनसे छीन कर उस ज़मीन को पुनः जो भूमिहीन कृषक हैं उनको सौंप दिया गया है। प्रश्न संख्या 5 है, पर्यावरण व्यवस्था समाज के लिए एक महत्वपूर्ण तथा जटिल कार्य क्यों है। पर्यावरण
व्यवस्था रखना समाज के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य भी है, जटिल कार्य भी है। कैसे? उत्तर है पर्यावरण व्यवस्था समाज के लिए एक महत्वपूर्ण तथा जटिल कार्य है, क्योंकि पहला, हमारे पास जैव भौतिक प्रक्रियाओं के पूर्वानुमान तथा उसे रोकने के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। तो बिल्कुल जैव भौतिक प्रक्रियाओं के सटीक पूर्वानुमान और उसे रोकने के बारे में कोई सही अधिक जानकारी हमारे पास अब तक उपलब्ध नहीं है। दूसरा है पर्यावरण के साथ मनुष्य के संबंध और जटिल हो गए हैं। बढ़ते औद्योगिकरण के कारण संसाधनों का दोहन बड़े पैमाने पर अत्यंत तीव्र गति से हो रहा है, जिसने पारिस्थितिकी तंत्र को कई तरह से प्रभावित किया है। तो बिल्कुल पर्यावरण के साथ मनुष्य के संबंध काफ़ी जटिल हो रहे हैं। औद्योगिकरण जो बढ़ रहा है उसके कारण संसाधनों का दोहन बहुत बड़े पैमाने पर बहुत तेज गति से चल रहा है और इसने पारिस्थितिकी तंत्र को बहुत अधिक प्रभावित किया है। जटिल औद्योगिक तकनीक तथा संगठन की व्यवस्थाओं के लिए बेहतरीन प्रबंध व्यवस्था की ज़रूरत होती है, जो अधिकांशतः गलतियों के प्रति कमज़ोर तथा सुभेद्य होते हैं। तो ये जो जटिल औद्योगिक तकनीक और संगठन की व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, उसमें जो प्रबंधन किया जा रहा है, उस प्रबंधन हेतु बहुत ही गहरी सटीकता की आवश्यकता होती है और गलतियों के प्रति किसी भी प्रकार की स्वीकार्यता नहीं मानी जाती। आज हम जोखिम भरे समाज में रहते हैं, जहां ऐसी तकनीकों तथा वस्तुओं का हम प्रयोग करते हैं जिनके बारे में हमें पूरी समझ नहीं है। तो बिल्कुल हम वास्तव में एक बहुत ही जोखिमपूर्ण समाज में रहते हैं। हम ऐसी तकनीकों का, ऐसी वस्तुओं का उपयोग कर रहे होते हैं जिनकी पूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं होती है। नाभिकीय विपदा जैसे चेरनोबिल, भोपाल की औद्योगिक दुर्घटना, यूरोप में फैली मैड काउ बीमारी औद्योगिक पर्यावरण में होने वाले खतरों को दिखाते हैं। तो ये कुछ उदाहरण हैं औद्योगिक पर्यावरण में होने वाले जोखिम या खतरों के। चेरनोबिल की घटना या फिर भोपाल की जो गैस त्रासदी है वो, या यूरोप में फैली जो मैड काउ बीमारी है वो। प्रश्न संख्या 6 है, प्रदूषण संबंधित प्राकृतिक विपदाओं के मुख्य रूप कौन कौन से हैं? तो प्रदूषण के कौन कौन से रूप हमें देखने को मिलते हैं, आगे जानते हैं। प्रदूषण से संबंधित प्राकृतिक विपदाओं के मुख्य रूप निम्नलिखित हैं। पहला, वायु प्रदूषण। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें एक विशेष अनुपात में उपस्थित रहती हैं। तो बिल्कुल वायुमंडल में अलग अलग प्रकार की गैसें एक विशेष अनुपात में उपस्थित होती हैं। जीवधारी अपनी क्रियाओं द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखते हैं, किंतु उद्योगों तथा वाहनों से निकलने वाली जहरीली गैसों तथा घरेलू उपयोग के लिए लकड़ी तथा कोयले के प्रयोग से वायु प्रदूषण फैल रहा है। तो बिल्कुल सभी जीवधारी जो हैं वे अपनी क्रियाओं द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक प्राकृतिक संतुलन बना के रखते हैं, लेकिन मनुष्य ने उद्योगों के लिए, वाहनों के लिए जो उपयोग शुरू किए तो उसके फलस्वरूप वहाँ से कई जहरीली गैसें निकलती हैं। इसके अतिरिक्त जो घरेलू उपयोग के लिए लकड़ी का, कोयले का प्रयोग होता है, उससे भी वायु प्रदूषण काफ़ी अधिक होता है। इससे श्वास तथा सेहत संबंधी दूसरी बीमारियां तथा मृत्यु भी हो सकती है। खाना बनाने वाला ईंधन भी आंतरिक प्रदूषण का स्रोत है। तो बिल्कुल ये जो वायु प्रदूषण होता है, इससे श्वास संबंधी और अन्य भी कई जो हम कहें जानलेवा बीमारियां हैं वो हो जाती हैं और लोगों की मृत्यु भी इस प्रदूषण के कारण लगातार बढ़ती जा रही है। खाना बनाने वाला जो ईंधन होता है यह आंतरिक प्रदूषण का एक बहुत बड़ा स्रोत या कारण होता है। यह ग्रामीण महिलाओं की सेहत पर बुरा असर डालता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह अनुमान लगाया कि लगभग 6 लाख लोग भारत में 1998 के दौरान घरेलू प्रदूषण से मरे। इनमें से लगभग 5 लाख ग्रामीण क्षेत्र से थे। अतः वायु प्रदूषण से संबंधित पर्यावरण की प्रमुख विपदा है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि ये जो आंतरिक प्रदूषण है ये भी बड़ा
खतरनाक होता है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी एक रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया कि 6 लाख लोग 1998 के दौरान घरेलू या आंतरिक प्रदूषण से मरे। उनकी मृत्यु का कारण आंतरिक प्रदूषण था। इनमें से लगभग 5 लाख लोग ग्रामीण थे। और इस कारण हमें याद रखना है कि वास्तव में आंतरिक प्रदूषण जो है वो बाह्य प्रदूषण से भी अधिक जानलेवा होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि यह प्रदूषण संबंधित सबसे बड़ी समस्या वायु प्रदूषण के रूप में देखने को मिलती है। दूसरा है जल प्रदूषण। प्रदूषण से संबंधित दूसरी प्रमुख विपदा जल प्रदूषण है। सभी जीवधारियों के लिए जल महत्वपूर्ण तथा आवश्यक है। जल में अनेक प्रकार के खनिज तत्व, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ तथा गैसें घुली रहती है। तो बिल्कुल हम जानते हैं कि जल हम सभी के लिए कितना आवश्यक है। जल में बहुत सारे खनिज तत्व होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ, कई सारी गैसें इसमें घुली रहती हैं। यदि जल में ये पदार्थ आवश्यकता से अधिक मात्रा में घुल जाते हैं तो जल अशुद्ध होकर हानिकारक हो जाता है। इसी को जल प्रदूषण कहा जाता है। तो ये जो विभिन्न कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ हैं या कुछ खनिज तत्व है, गैसें हैं, जल में निश्चित मात्रा में होते हैं। यदि किन्हीं कारणों से इनमें से कोई भी पदार्थ अधिक मात्रा में जल में घुल जाते हैं तो जल अशुद्ध हो जाता है और यह काफ़ी हानिकारक बन जाता है और इसी प्रक्रिया को जल प्रदूषण कहा जाता है। जल प्रदूषण ने न केवल सतही बल्कि भूमि जल को भी प्रभावित किया है। तो जल प्रदूषण का प्रभाव सिर्फ सतह पर उपस्थित जल पर ही नहीं बल्कि जो भूमिगत जल है उस पर भी पड़ा है। जल प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं घरेलू नालियाँ, मलमूत्र तथा घरेलू कचरा, फैक्ट्री से निकलने वाले अवशिष्ट पदार्थ तथा बड़ी मात्रा में कृत्रिम खाद तथा कीटनाशकों के प्रयोग किए जाने के कारण खेतों से निकलने वाला जल आदि। तो जल प्रदूषण के कुछ बड़े कारण इस प्रकार हैं। घरेलू नालियाँ, उनसे जो सारे अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, मलमूत्र है, अन्य घरेलू कचरा है, फैक्ट्री से निकलने वाले सारे अवशिष्ट पदार्थ हैं और बड़ी मात्रा में जिन कृषि क्षेत्रों में कृत्रिम खाद का या कीटनाशकों का इस्तेमाल किया जाता है उन कृषि क्षेत्रों या उन खेतों से निकलने वाला जल, ये सभी मिलकर के जल प्रदूषण का कारण बनते हैं। नदियों तथा जलाशयों का प्रदूषण विशेषकर मुख्य समस्या है क्योंकि देश के अनेक नगरों में पेयजल किसी निकटवर्ती नदी से लिया जाता है। प्राय नदियों में शहर के मलमूत्र, कचरे तथा कारखानों से निकलने वाले अवशिष्ट पदार्थों को प्रवाहित कर दिया जाता है। इससे हमारे देश में अधिकांश नदियों का जल प्रदूषित होता जा रहा है। तो बिल्कुल ही वास्तव में जो नदियां हैं, जलाशय हैं, उनका प्रदूषण सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है। जैसे हम जानते हैं कि जो पेयजल हमें प्राप्त होता है वो किसी न किसी नदी से लिया जाता है। जो भी शहरों में पेयजल की सप्लाई होती है पाइपलाइन द्वारा, तो वो जल किसी न किसी नदी से ही प्राप्त किया जाता है। लेकिन नदियों में ही शहरों के अन्य कस्बों आदि के जो मलमूत्र है या कचरा है या कारखाने से निकलने वाले जो अवशिष्ट पदार्थ हैं, इन सभी को प्रवाहित कर दिया जाता है और इस प्रकार जो नदियों का जल है वो बहुत प्रदूषित हो जाता है। तीसरा जो प्रकार है वो है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण से आशय है अधिक तेज ध्वनि का निरंतर जारी रहना। अधिक तेज ध्वनि से मानव की श्रवण शक्ति का ह्रास होता है, उसे भली भांति नींद नहीं आती तथा मानव का स्नायु तंत्र भी इससे प्रभावित होता है। ध्वनि प्रदूषण मुख्यतः नगरों की समस्या है। तो बिल्कुल ध्वनि प्रदूषण का भी एक बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारे सबके जीवन पर। तो बहुत अधिक तेज ध्वनि का निरंतर जारी रहना ही ध्वनि प्रदूषण है। अधिक तेज ध्वनि से धीरे धीरे मानव की जो श्रवण की शक्ति है वो कम होने लगती है, उसे अच्छे से नींद नहीं आती और साथ ही साथ जो उसका तंत्रिका तंत्र है या स्नायु तंत्र है उस पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। वास्तव में ध्वनि प्रदूषण ग्रामीण क्षेत्र में ना होकर के नगरीय क्षेत्र में होता है और यह नगरों की ही बड़ी समस्या मानी गई है। ध्वनि प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं
धार्मिक तथा सामाजिक अवसरों पर उपयोग किए जाने वाले लाउडस्पीकर, राजनीतिक प्रचार, विभिन्न प्रकार के वाहनों के हॉर्न, कारखानों के सायरन तथा विभिन्न प्रकार की मशीनों के चलनों से होने वाला शोर आदि। तो ध्वनि प्रदूषण के भी कुछ प्रमुख स्रोत माने गए हैं, जैसे कि धार्मिक या सामाजिक अवसरों पर उपयोग किए जाने वाले लाउडस्पीकर, राजनीतिक प्रचार के दौरान होने वाली ध्वनि, विभिन्न प्रकार के वाहनों के जो हॉर्न हैं उनसे उत्पन्न होने वाली ध्वनि, कारखानों के सायरन और अलग अलग प्रकार की जो मशीनें हैं उनके चलने से होने वाली आवाज़, ये सभी ध्वनियाँ उत्पन्न जब होती हैं तो यह ध्वनि प्रदूषण का कार्य करती हैं। चौथा प्रकार का प्रदूषण है रेडियोधर्मी प्रदूषण। परमाणु शक्ति उत्पादन केंद्रों तथा परमाणु परीक्षण के फलस्वरूप भी जल, वायु तथा पृथ्वी का प्रदूषण निरंतर बढ़ता जा रहा है। तो बिल्कुल हम जानते हैं कि मनुष्य द्वारा परमाणु शक्ति उत्पादन भी किया जाता है। तो परमाणु शक्ति उत्पादन के जो केंद्र हैं और वहाँ जो परमाणु परीक्षण किए जाते हैं उनके फलस्वरूप जो प्रदूषण होता है उसे रेडियोधर्मी प्रदूषण कहा जाता है। परमाणु विस्फोट के समय उत्पन्न रेडियोधर्मी पदार्थ वायुमंडल की बाहरी परतों में प्रवेश कर जाते हैं, जहां वे ठंडे होकर संघनित अवस्था में बूंदों का रूप ले लेते हैं तथा बाद में ठोस अवस्था में बहुत छोटे धूलकणों के रूप में वायु में फैलते रहते हैं और वायु के चलने के साथ संपूर्ण विश्व में फैल जाते हैं। तो जब कभी परमाणु विस्फोट हो जाता है तो इस परमाणु विस्फोट के समय जो रेडियोधर्मी पदार्थ उत्पन्न होता है यह वायुमंडल की जो बाहरी परतें हैं उनमें प्रवेश कर जाता है और वहाँ पर वे ठंडे होकर के संघनित अवस्था में चले जाते हैं और बूंदों का रूप ले लेते हैं और धीरे धीरे ये ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं और बहुत छोटे धूल कणों के रूप में पूरे वायुमंडल में फैल जाते हैं। और वायु जब चलती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर तो ये इस प्रकार संपूर्ण विश्व में फैल जाते हैं और मनुष्य के लिए ये बहुत हानिकारक सिद्ध होते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, संसाधनों की क्षीणता से संबंधित पर्यावरण के प्रमुख मुद्दे कौन कौन से हैं। तो संसाधनों की क्षीणता से संबंधित पर्यावरण के कौन कौन से मुद्दे हैं, आइए जानते हैं। संसाधनों की क्षीणता से संबंधित पर्यावरण के प्रमुख मुद्दे निम्नलिखित है। पहला, अस्वीकृत संसाधनों का अत्यधिक दोहन। तो अस्वीकृत संसाधनों का अत्यधिक दोहन सबसे बड़ी समस्या है। अस्वीकृत अर्थात अनवीनीकृत संसाधनों का प्रयोग करना पर्यावरण की एक गंभीर समस्या है, जैसे प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ आदि। तो इन पदार्थों का अत्यधिक उपयोग किया जाता है समाज में लोगों द्वारा विभिन्न कारणों के लिए, लेकिन इनका अत्यधिक प्रयोग, अत्यधिक दोहन जो है यह ही संसाधनों की क्षीणता उत्पन्न कर रहा है। इनका एक बार दोहन हो जाने के पश्चात ये पुनरुत्पादित नहीं होते। ये ऐसे संसाधन हैं, अनवीनीकृत संसाधन इन्हें कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक बार जब इनका दोहन हो जाता है तो यह साथ के साथ पुनरुत्पादित नहीं हो सकते। आए दिन जैव ऊर्जा, मुख्यतः पेट्रोलियम की कमी के समाचार पत्रों में दिखाई देते हैं। तो बिल्कुल इस प्रकार के समाचार हम देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं कि पेट्रोलियम की कितनी भारी कमी संपूर्ण विश्व में हो रही है। दूसरा है जल क्षरण का मुद्दा। जल क्षरण एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है। भूजल के स्तर में लगातार गिरावट वैसे तो पूरे भारत में है, पर मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में इसकी स्थिति गंभीर है। तो बिल्कुल पूरे भारत में ही जल की समस्या यानी भूजल के स्तर में कमी आना भी देखा जा रहा है। विशेषकर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में जल स्तर की जो स्थिति है वो बहुत ही खराब है। जहाँ पानी हजारों लाखों साल से लगातार जमा होता रहा है, कुछ ही दशकों में कृषि, उद्योग तथा शहरी केंद्रों की बढ़ती मांगों के कारण खत्म होता जा रहा है। नदियों के बहाव को मोड़े जाने के कारण जल बेसिन को जो क्षति पहुंची है उसकी भरपाई नहीं हो सकती। तो बिल्कुल पानी हजारों लाखों सालों से लगातार हमें
मिल रहा है, यह लगातार जमा हो रहा है। लेकिन पिछले कुछ दशकों में ही कृषि में, उद्योग में और शहरी केंद्रों की बढ़ती जो मांगें हैं, उनके कारण जल की जो उपलब्धता है वो बहुत ही कम होती जा रही है और नदियों के बहाव को जो मोड़ा जा रहा है, उसके कारण जल बेसिन को एक बड़ी क्षति पहुंची है और इस क्षति की वास्तव में किसी भी रूप में भरपाई नहीं हो पा रही है। शहरों के जलाशय खत्म हो रहे हैं और वहां निर्माण कार्य होने के कारण प्राकृतिक निकासी के साधनों को नष्ट किया जा रहा है। शहरों के जलाशय क्या होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं और वहाँ पर जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, उनके कारण प्रकृति के जो निकास के साधन थे, उन निकास के साधनों को भी काफ़ी हद तक खत्म कर दिया गया है, नष्ट कर दिया गया है। इससे भूजल के स्तर में लगातार गिरावट आ रही है। यदि ऐसी ही स्थिति रही तो कृषि और ज़रूरी आवश्यकताओं के लिए पानी मिलना कठिन हो जाएगा और ये जो स्थितियां बनी हैं, इनसे भूजल के स्तर में बहुत ही कमी आती जा रही है और यदि इसी प्रकार की स्थिति बनी रही तो कृषि कार्यों के लिए और अन्य सभी आवश्यकताओं के लिए जल मिलना बहुत ही कठिन हो जाएगा। निकट भविष्य में इसकी संभावना बनती है। तीसरा है मृदा क्षरण का मुद्दा। भूमि का क्षरण भी तीव्र गति से होने के कारण आज यह मुख्य पर्यावरणीय मुद्दा बना हुआ है। बिल्कुल भूमि की जो ऊपरी सतह है उसका क्षरण बहुत तीव्र गति से हो रहा है और यह भी एक बड़ा पर्यावरणीय मुद्दा बना है। मृदा की ऊपरी सतह का निर्माण हजारों सालों में होता है। यह महत्वपूर्ण कृषि संसाधन है। वास्तव में मृदा की जो ऊपरी सतह है उसका निर्माण हजारों सालों में होता है और यह एक महत्वपूर्ण कृषि संसाधन है। लेकिन पर्यावरण के कुप्रबंधन जैसे भू कटाव, पानी का जमाव तथा खारे पानी के कारण यह संसाधन नष्ट होता जा रहा है। तो जो भी महत्वपूर्ण कृषि संसाधन है हमारे पास, उनके संबंध में हम जानते हैं कि पर्यावरण का लगातार कुप्रबंधन हो रहा है, भू कटाव, पानी का जमाव हो रहा है और खारा पानी बढ़ता जा रहा है और इस कारण यह संसाधन धीरे धीरे नष्ट होता जा रहा है, यानी भूमि की ऊपरी सतह धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है। भवन निर्माण के लिए ईंटों का उत्पादन भी मृदा की ऊपरी सतह के नाश के लिए जिम्मेदार है। इसके साथ ही भवन निर्माण के लिए ईंटों का जो उत्पादन है वह भी मृदा की ऊपरी सतह का नाश कर रहा है। हाँ, पर्दा लेना है सूर्य में। जी चौथा बिंदु है जैविक विविध आवास संसाधनों का नष्ट होना। जैविक विविध आवासों जैसे जंगल, घास के मैदान और आर्द्र भूमि आदि संसाधन भी बढ़ती कृषि भूमि के कारण समाप्ति के कगार पर खड़े हैं। तो कई सारे जैविक विविधता वाले आवास जैसे कि जंगल, घास के मैदान और आर्द्र भूमि, ये सभी संसाधन भी बढ़ती हुई कृषि भूमि के कारण धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। इन आवासों की बढ़ती कमी कई वन्य जीवों की किस्मों के लिए खतरा है। वास्तव में ये जो सभी आवास हैं, ये जैव विविधता वाले आवास हैं और इनकी जो कमी हो रही है, ये कई सारे वन्य जीवों की विभिन्न किस्मों के लिए एक खतरा बना है। उदाहरण के लिए बाघों की जनसंख्या में निरंतर गिरावट आ रही है। तो एक उदाहरण हम बाघों की जनसंख्या का ले सकते हैं कि बाघों की जनसंख्या में उनके आवास में कमी होने के कारण निरंतर गिरावट होती जा रही है।
प्रश्न संख्या 8 है, पर्यावरण की समस्याएं सामाजिक समस्याएं भी हैं, कैसे स्पष्ट कीजिए। तो पर्यावरण की समस्याएं सामाजिक समस्याएं वास्तव में कैसे हैं, आइए जानते हैं। पर्यावरण की समस्याएं सामाजिक समस्याओं की जन्मदाता हैं। यथा पहला, पर्यावरणीय समस्याओं से सामाजिक असमानता बढ़ी है। तो जितनी भी पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हुई हैं उनसे सामाजिक असमानता भी बढ़ी है। पर्यावरणीय समस्याएं समाज में पाए जाने वाले विभिन्न समूहों की सामाजिक असमानता को भी प्रभावित करती हैं। सामाजिक स्थिति और शक्ति भी पर्यावरणीय समस्या को हल करने और अन्य के लिए समस्या बन जाने का कारण बनती है। तो सामाजिक स्थिति है जो किसी समूह की, किसी व्यक्ति विशेष की, और जो शक्ति उसे प्राप्त है, यह पर्यावरणीय समस्या को हल करने और अन्य के लिए समस्या बन जाने का एक बड़ा कारण बन जाती है। पर्यावरण की आपदाओं से बचने या उस पर विजय प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले समाधान भी कभी कभी सामाजिक असमानताओं को बढ़ा देते हैं। उदाहरण के लिए गुजरात राज्य के कुछ जिलों में जहां पानी की बहुत कमी है, संपन्न किसानों ने अपने खेतों में उपजी नकदी की फसलों की सिंचाई के लिए भूजल प्राप्त करने हेतु काफ़ी धन नलकूपों की गहरी खुदाई पर खर्च किया है। तो बिल्कुल हमें ध्यान रखना है कि कई बार पर्यावरण की आपदाओं से निपटने के लिए, उनसे बचने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं, ये प्रयास या ये समाधान भी कई सामाजिक असमानताओं को उत्पन्न कर देते हैं। एक उदाहरण है कि गुजरात राज्य के कुछ जिले, कुछ क्षेत्र जहाँ की पानी की काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई, वहाँ पर जो संपन्न किसान थे उन्होंने खेतों में अपनी नकदी की फसल की उपज को बढ़ाने के लिए, उनको सिंचाई करने के लिए भूजल प्राप्त करने के अपने प्रयास किए और उन्होंने काफ़ी गहरे नलकूपों की खुदाई करवाई। जब वर्षा नहीं होती है तब गरीब ग्रामीणों के कुएं सूख जाते हैं तथा उनमें पीने तक के लिए पानी नहीं रहता है। ऐसे समय में संपन्न किसानों के लहलहाते खेत गरीबों का मजाक उड़ाते दिखते हैं। तो बिल्कुल जब वर्षा नहीं होती है तो उस स्थिति में गरीब ग्रामीणों के कुएं बिल्कुल सूख जाते हैं और उनमें पीने तक के लिए पानी उपलब्ध नहीं होता है। लेकिन उसी समय जब अमीर किसानों के या संपन्न किसानों के खेतों की ओर देखा जाता है तो उनके खेत लहलहाते हुए दिखते हैं और इस प्रकार ऐसा लगता है कि उन संपन्न किसानों के खेत गरीबों का मजाक उड़ा रहे हों। इससे सामाजिक असमानता की समस्या और अधिक बढ़ गई। इसका कारण रहा पर्यावरणीय दृष्टि से जल प्रबंधन का न होना और इस प्रकार से सामाजिक असमानता की समस्या और गहरी हो गई। और वास्तव में इसका कारण क्या था? पर्यावरणीय दृष्टि से जल प्रबंधन का न होना। जब कुछ लोगों ने अपने स्तर पर ही जो समस्या है उसका समाधान कर लिया तो अन्य लोगों की समस्या और बढ़ जाती है। दूसरा है, जनहित के रूप में पर्यावरण सामाजिक विवाद का एक ज्वलंत मुद्दा है। तो जनहित के रूप में पर्यावरण का मुद्दा एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा बन जाता है। कुछ पर्यावरण चिंतन कभी सार्वभौमिक चिंतन बन जाते हैं जब इनके संबंध किसी विशेष सामाजिक वर्ग से नहीं रह जाते। बिल्कुल कुछ पर्यावरणीय चिंतन जो हैं ये सार्वभौमिक चिंतन बन जाते हैं, लेकिन ऐसा तब होता है जब इनके संबंध किसी वर्ग विशेष से नहीं रहते हैं। उदाहरण के लिए वायु प्रदूषण को कम करना अथवा जैव विविधता को संरक्षण देना सार्वजनिक हित का कार्य है। समाजशास्त्रीय समीक्षा यह दर्शाती है कि सार्वजनिक प्राथमिकताओं को तय करने तथा उन्हें आगे बढ़ाने में राजनीतिक तथा आर्थिक रूप से शक्तिशाली वर्गों के हितों का ध्यान रखा जाता है। तो वायु प्रदूषण को कम करना या जैव विविधता को संरक्षित रखना सार्वजनिक हित का एक कार्य माना जाता है। लेकिन समाजशास्त्रीय समीक्षा जो है पर्यावरण के बारे में वह इस बात को दर्शाती है कि सार्वजनिक प्राथमिकताओं को तय करना कि कौन सी चीज़ें सार्वजनिक प्राथमिकता में शामिल होंगी और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक और आर्थिक रूप से जो वर्ग शक्तिशाली है, सक्षम है, उनके अनुसार ही चीज़ें की जाती हैं या उनके ही हितों का ख्याल रखा जाता है।
इसलिए कभी कभी जनहित के कार्यों की रक्षक नीतियां भी वास्तव में राजनीतिक अथवा आर्थिक रूप से शक्तिशाली वर्गों के लाभ की रक्षा करती हैं अथवा गरीब और राजनीतिक रूप से कमज़ोर वर्गों को नुकसान पहुंचाती हैं। तो बिल्कुल कभी कभी जनहित कार्यों की रक्षक नीतियां जो बनाई जाती हैं वे वास्तव में उन शक्तिशाली वर्गों की ही सहायता कर रही होती हैं जो राजनीतिक और आर्थिक रूप से काफ़ी आधिपत्य रखते हैं, उन्हीं के लाभ की रक्षा करती हैं ऐसी नीतियां। और जो गरीब तबका है, जो राजनीतिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं, उन्हें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में ये नीतियां हानि पहुंचाती हैं। बड़े बड़े बांधों तथा उसके आसपास के संरक्षित प्रदेशों से संबंधित वाद विवादों से स्पष्ट होता है कि जनहित के रूप में पर्यावरण बहस का एक ज्वलंत मुद्दा है। तो बिल्कुल बड़े बड़े बांधों के संबंध में जितने भी वाद विवाद उत्पन्न होते हैं उनसे यह स्पष्ट है कि जनहित के रूप में पर्यावरण बहस का एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बन जाता है। प्रश्न संख्या 9 है, सामाजिक पारिस्थितिकी से क्या अभिप्राय है। तो सामाजिक पारिस्थितिकी का अर्थ क्या है, आइए जानते हैं। सामाजिक पारिस्थितिकी समुदायों तथा पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन है। तो समुदायों और पर्यावरण के आपसी संबंधों का अध्ययन ही सामाजिक पारिस्थितिकी है। सामाजिक पारिस्थितिकी के अंतर्गत किसी क्षेत्र विशेष के भौतिक, जैविक तथा सांस्कृतिक लक्षणों को अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो बिल्कुल इस सामाजिक पारिस्थितिकी के अंतर्गत किसी क्षेत्र विशेष के भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक लक्षणों के जो अंतर संबंध है उन सभी को अध्ययन किया जाता है। सामाजिक पारिस्थितिकी की विचारधारा यह बताती है कि सामाजिक संबंध मुख्य रूप से संपत्ति और उत्पादन के संबंध पर्यावरण की सोच तथा प्रयास को एक रूप देते हैं। तो सामाजिक परिस्थितिकी की अवधारणा यह स्पष्ट करती है कि सामाजिक संबंध खास करके संपत्ति और उत्पादन संबंधी जो संबंध है ये पर्यावरण की सोच को और प्रयास को एक विशेष रूप देते हैं या दिशा प्रदान करते हैं। यह बताती है कि भिन्न भिन्न सामाजिक वर्ग भिन्न भिन्न प्रकार के पर्यावरण से संबंधित मामलों को देखते हैं तथा समझते हैं। तो बिल्कुल सामाजिक परिस्थितिकी यह बताती है कि अलग अलग जो सामाजिक वर्ग होते हैं वे अलग अलग प्रकार के पर्यावरण संबंधित मामलों को देखते और समझते हैं या अपनी ओर से वो कुछ अलग सामाजिक मुद्दों को महत्व दिया करते हैं। उनकी अपनी अपनी रुचियाँ तथा विचारधाराएं पर्यावरण के संबंध में मतभेद उत्पन्न कर देती है और इस प्रकार उनकी जो अपनी अपनी रुचियां हैं, अपनी अपनी विचारधाराएं हैं, ये पर्यावरण के संबंध में काफ़ी मतभेद उत्पन्न कर देती हैं। क्यूबर के अनुसार सामाजिक पारिस्थितिकी एक समुदाय में मनुष्यों एवं मानवीय संस्थाओं के प्रतीकात्मक संबंधों एवं उनसे उत्पन्न क्षेत्रीय प्रतिमानों का अध्ययन है। तो क्यूबर ने ये परिभाषा दी सामाजिक पारिस्थितिकी की। उनका मानना है कि सामाजिक पारिस्थितिकी किसी एक समुदाय में मनुष्यों एवं मानवीय संबंधों के मानवीय संस्थाओं के प्रतीकात्मक संबंधों और उनसे उत्पन्न होने वाले क्षेत्रीय प्रतिमानों का अध्ययन करना है। सामाजिक पारिस्थितिकी के अंतर्गत इस बात का अध्ययन भी किया जाता है कि व्यक्ति किस प्रकार अपना अनुकूलन एक और तो भौगोलिक तथा सांस्कृतिक पर्यावरण के अनुसार करता है तथा दूसरी ओर वह अपनी आवश्यकताओं के अनुसार किस प्रकार पर्यावरण को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। तो सामाजिक परिस्थितिकी में इस बात पर भी अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार से मनुष्य एक प्रकार तो अपना अनुकूलन करता है भौगोलिक और सांस्कृतिक पर्यावरण के अनुसार, लेकिन इसके साथ ही दूसरी तरफ वह अपनी आवश्यकताओं के अनुसार पर्यावरण को नियंत्रित करने का प्रयास भी करता है। तो बच्चों, आज हमने हमारे अध्याय 3 का ये 7वां और अंतिम भाग पूर्ण कर लिया है और अब हम अगले वीडियो में हमारा अध्याय 4 पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।